नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और हम लोग आज बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग वैदिक एज के बारे में। इसे हम लोग वैदिक एजुकेशन सिस्टम नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप बीए, बीएड, एमएड या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं जिसमें कि एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट आता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, उसकी स्टार्टिंग कहीं न कहीं वैदिक काल से ही होती है। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका आखिर नाम कहाँ से आया। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन रही है और हमारा जो कल्चर रहा है, ये वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट सिविलाइजेशन और कल्चर में से एक रहा है पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि देखा जाए तो बहुत गिनी चुनी सिविलाइजेशन ही मिली हैं वर्ल्ड में। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। बाकी दूसरी अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, वैसे ही हमारी इंडियन सिविलाइजेशन भी थी। अब ऐसा क्या था जो इस सिविलाइजेशन को बाकी सिविलाइजेशन से अलग बनाता है? तो सबसे पहले तो ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, जैसा कि साक्ष्य अभी तक मिले हैं उस अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, इस सिविलाइजेशन के जो रहने वाले लोग थे, वो पूरी तरीके से गवर्न होते थे वेदों के द्वारा। अब वेदों के बारे में हम सभी जानते हैं कि वेद हमारे 4 हैं, जिनको हम लोग जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से। तो इन चारों वेदों के अकॉर्डिंग ही लोगों की लाइफ थी और वो अपनी लाइफ इसी के अकॉर्डिंग ही स्पेंड करते थे। अगर हम पुराने साक्ष्यों को देखें और या अपने हिस्टोरियंस की बात माने, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो टाइम फ्रेम निकल के आता है वो अप्रॉक्स 2500 बीसी से 500 बीसी तक आता है। अब जब किसी भी सिविलाइजेशन के लोग या फिर किसी भी कल्चर के लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ से गवर्न होंगे, तो उस पीरियड को उसी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जो हमारी सिविलाइजेशन थी, इसे वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना गया, क्योंकि यहाँ के लोग वेदों से ही गवर्न हो रहे थे। अगर हम इस सिस्टम के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, इस सिविलाइजेशन के एजुकेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो इसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक काल के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बन के आती है जिसमें कि एक पेड़ है, पेड़ के नीचे गुरु बैठे हैं और अपने शिष्यों को वो पढ़ा रहे हैं। कुछ एक इस तरीके की इमेज आती है। हालाँकि हम सभी लोगों ने रामायण वगैरह या फिर ऐसे धारावाहिक देखे हुए हैं जिसमें कि इस तरीके की हम लोग के माइंड में ऑलरेडी एक इमेजिनेशन है। तो अगर हम इस इमेजिनेशन को देखें, तो हमें यहाँ का एक ओवरव्यू मिल सकता है कि उस समय क्लासरूम कैसे थे। जैसे कि आजकल हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम होते हैं 4 दीवारों के अंदर, क्या वैसा सिस्टम था वहाँ पे? तो नहीं, वैसा बिल्कुल सिस्टम नहीं था। तो चलिए उसी को हम लोग आज देखते हैं कि उस समय क्या सिस्टम था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कैसे स्कूल के या फिर गुरुकुल के फाइनेंस होते थे। हाँ, ये जो गुरुकुल टर्म है, जैसे कि आज हम लोगों के स्कूल्स होते हैं, तब उसे स्कूल्स की बजाय गुरुकुल कहा जाता था, क्योंकि स्कूल्स में बच्चा एक टाइम से जाता है, दूसरे टाइम से वापस घर आ जाता है। बट गुरुकुल में क्या होता था, एडमिशन कराने के बाद जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को अपने साथ लेके चले जाते थे और वहाँ पे जाके उन्हें गुरुकुल में रख के वहाँ पे उन्हें पढ़ाते थे और सिखाते थे। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि उस समय की जो एजुकेशन सिस्टम थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी और उसके मेन फीचर्स क्या थे। तो जहाँ पे बात होगी मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल के लिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस ही होता है। हाँ, उसके स्टूडेंट और उसके टीचर भी इम्पोर्टेंट हैं, बट उसको रन करने के लिए वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फाइनेंस के अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना काफ़ी कम चांसेस है। और बिना अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के एक स्कूल का अच्छा होना या एजुकेशन जहाँ पे दी जा रही है उस सिस्टम का अच्छा होना, उसके भी बहुत कम चांस होते हैं। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग ये देखते हैं कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन आखिर करता कौन था, तो उस पे कंट्रोल मतलब उसका कुल मिला के किसका था। तो अगर कंट्रोल की हम लोग बात करें, तो हमको ये देखने को मिलता है कि उस समय के जो भी गुरुकुल थे या उस समय की जो भी एजुकेशन सिस्टम था, वो किसी भी तरीके से स्टेट के कंट्रोल में नहीं था। यहाँ पे स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो गवर्निंग बॉडी है, जैसे कि आज के हमारे समय में स्टेट्स में हम लोग की लोकल स्टेट्स होती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इन स्टेट्स के अपने प्राइवेट स्कूल मतलब अपने खुद के स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। तो उन स्कूलों को जो है वो देखा जाए तो वो स्टेट एडेड स्कूल हैं। तो उस पे किसका कंट्रोल हुआ? उस पे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ। वैसे ही कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गया, तो इसमें क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कूल है। लेकिन उस समय ऐसा क्या था क्या? तो उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय जो स्कूल्स थे या फिर जो गुरुकुल्स थे, उस पे किसी भी गवर्निंग बॉडी का कोई भी
रोल नहीं था। वहाँ पे पूरी तरीके से जो हेड करते थे वो वहाँ के गुरु ही करते थे। मतलब एक गुरु के अंडर उनका गुरुकुल होता था और उस गुरुकुल के जो हेड हैं वो पूरी तरीके से उनके गुरु ही होते थे और उनको कोई गवर्न नहीं करता था। किसी भी और पर्सनालिटी का वहाँ पे कंट्रोल नहीं था। अब अगर वहाँ के फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली आज के समय में तो हमारे फ़ी स्ट्रक्चर में ये होता है कि हम लोग मंथली बेसिस पे या बाई मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग फ़ी स्कूल में डिपॉजिट करते हैं। बट क्या उस समय फ़ी पड़ती थी? तो नहीं, उस समय जो एजुकेशन थी वो टोटली फ्री थी। उसमें किसी भी तरीके की किसी को फ़ीस नहीं देनी थी। तो अब जब किसी स्कूल में फ़ीस नहीं पड़ रही है, किसी गुरुकुल में फ़ीस नहीं जा रही है, तो वहाँ का फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा भला? तो उसके लिए होता क्या था, देखिए वहाँ के जो गुरु होते थे वही उनके फूड और बाकी रहने का और उनके पढ़ने का जो भी होता था वो गुरु ही उनके मैनेज करते थे। और अब बात करते हैं कि उनकी इनकम कैसे रही होगी। तो इनकम बेसिकली उनकी 3 अलग-अलग तरीके से होती थी। जिसमें कि पहला जो तरीका था वो ये था कि वो जिस राजा के अंडर गुरुकुल लगता था, मतलब कि अब गुरुकुल अगर कहीं है तो वो किसी न किसी एम्पायर के अंडर होगा या किसी न किसी किंगडम के अंदर होगा। तो जिस भी एरिया में या जिस भी राजा के अंडर वो होता था तो जनरली वो क्या करते थे, वहाँ पे डोनेशन कर देते थे। और उसको जो है डोनेट करने की वजह से वहाँ पे उसका जो इनकम थी वो या फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इजीली चल पाता था। अब डोनेशन भी क्या होता था, या तो राजा करेगा या फिर वहाँ के जो ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, जो जिनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम है या जिनके पास जो भी वो काम करते हैं उनके पास इतने सोर्सेज हैं कि वो आराम से डोनेट कर पाएँ। तो दूसरा तरीका उनका ये होता था, या तो राजा करेगा या तो कोई ऐसा जो ऐसे सेक्शन है सोसाइटी के जो कैपेबल हैं वो डोनेशन करते थे। अब ये डोनेशन किस फॉर्म में आएगा? ऑब्वियस है कि ये जो डोनेशन आता है ये या तो एनिमल्स के फॉर्म में आ सकता है, ग्रेन्स के फॉर्म में आ सकता है, क्लोथ्स के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ह्यूमन्स की बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान। तो वो अगर डोनेशन से मिल जाता है तो उनका सर्वाइवल तो हो गया, बाकी एजुकेशन उनको गुरु उनके दे ही रहे हैं। बाकी यूटेंसिल्स हो गए, मनी हो गई, हर तरीके का डोनेशन वहाँ पे मिल जाता था। दूसरा उनका ये होता था सोर्स ऑफ इनकम कि स्टूडेंट जो होते थे वो खुद बाहर जाते थे और अपने लिए भिक्षा मांगते थे। भिक्षा के फॉर्म में जो भी उन्हें पैसे मिलते थे या जो भी सामान मिलता था वो आखिरी में गुरुकुल में लाके वो गुरुकुल के यूज़ में और अपने खुद के यूज़ में वो उसे यूज़ करते थे। और जो उनका लास्ट और सबसे मेजर जो पार्ट था जिसके थ्रू उनकी इनकम होती थी वो उनकी गुरु दक्षिणा होती। अब वहाँ का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कैसा था एजुकेशन का, तो उस समय एजुकेशन जो थी वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड थी, जिसमें कि पहला था प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा था हायर एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली उनको घर में ही उनके फैमिली में ही अरेंज करवाई जाती थी। उसके लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता था, वो उनके माता-पिता के थ्रू ही उनको मिलती थी। अगर हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन का जो था ऑर्गेनाइजेशन वो कुछ इस तरीके से था कि उनका जो एडमिशन होता था वो 8 से 12 साल की उम्र तक होता था। अब 8 से 12 साल तक की उम्र का मतलब ये नहीं कि कोई किसी भी एज में जाके एडमिशन ले लेगा। ये 8 से 12 साल अलग-अलग कम्युनिटी के हिसाब से अलग-अलग टाइम पे होते थे। जैसे कि जो ब्राह्मण चिल्ड्रन थे उनका एडमिशन 8 साल की उम्र में होता था। क्षत्रिय चिल्ड्रन जो थे उनका एडमिशन लगभग 10 साल की उम्र में होता था और जो वैश्य चिल्ड्रन थे उनका एडमिशन 12 साल की उम्र में किया जाता था। अब एडमिशन होने से पहले एक वहाँ पे सेरेमनी होती थी जिसको हम लोग उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। तो कोई भी किसी बच्चे का जब गुरुकुल में एडमिशन होता था तो उससे पहले उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था। अब बेसिकली एम्स की अगर हम लोग बात करें तो देखा जाए तो एजुकेशन के सारे कोई भी एजुकेशन हो, चाहे वैदिक एजुकेशन हो या फिर आज की एजुकेशन हो, सबके एम्स लगभग लगभग सेम ही होते हैं, कुछ अलग होते हैं सिर्फ। तो एम्स की बात करें तो वही सेम एम्स उस एजुकेशन के हैं कि नॉलेज का डेवलपमेंट हो बच्चे में, बिहेवियर का डेवलपमेंट हो, कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो, मोरल वैल्यू का डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें तब भी एजुकेशन के एम थे और आज भी देखा जाए तो यही एजुकेशन के प्रॉपर एम है। हाँ, उस समय एक एम ये भी था कि आप अपने कल्चर का संरक्षण करें और उसका विकास करें, मतलब कि आपको अपने कल्चर का प्रिवेंशन करना है और उसका डेवलपमेंट भी करना है। अब टीचिंग मेथड की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली उस समय टीचिंग मेथड कोई ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं होती थी कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं। तो उस समय बेसिक जो उनका टीचिंग मेथड था वो ओरल ही होता था कि वो अपना टीचर बोलता था और बच्चे उसको सुनते थे या फिर उसको दोहराते थे। तो जो ये सुनने और दोहराने की प्रक्रिया है इसको उन लोगों ने श्रवण मेथड का नाम दिया। श्रवण मेथड मतलब श्रवण का जो है ये एक संस्कृत टर्म है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू लिसनिंग या सुनना।
तो ये जो है एक तरीके का मेथड है जिसमें कि टीचर कोई चीज़ कहता था और बच्चे उसे दोहराते थे। दूसरा जो मेथड है वो है एक्सप्लेनेशन और इलिस्ट्रेशन मेथड। तो वहाँ पे ये होता था कि टीचर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता था या इलिस्ट्रेट करता था। जैसे कि जो ग्रामर के नियम हो गए या फिर वेद मंत्र हो गए, इन सब का वो इलिस्ट्रेशन करते थे, क्योंकि संस्कृत में उन्होंने समझाया, उसके बाद उसको इलिस्ट्रेट कर दिया, तो वो बच्चों को समझ में आता था। उसके बाद जो तीसरा मेथड है वो ये है स्टेटमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसे आपको करके ही सीखना पड़ेगा या डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू ही वो सीखे जा सकते हैं। तो उस तरीके के सब्जेक्ट को इस तरीके से सिखाया जाता था कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कैटल रियरिंग हो गई, क्राफ्ट, मिलिट्री साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, ये सब सब्जेक्ट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस मेथड के थ्रू ही सिखाए जाते थे। क्वेश्चन आंसर डिबेट मेथड हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर डिबेट मेथड में क्या होता है कि डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं, शास्त्रार्थ होते हैं। ये इसको इस मेथड के भी नाम से जानते हैं, शास्त्रार्थ वगैरह इसे ही कहते हैं। अब इसमें क्या होता था कि जो बच्चे हैं वो आपस में डिबेट करते हैं या टीचर बच्चों से डिबेट करते हैं, इस तरीके से कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो एक दूसरे की नॉलेज का डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे ही लॉजिक मेथड था, उसमें क्या है टीचिंग जो कराई जाती थी इस मेथड के थ्रू। और स्टोरी टेलिंग मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड का मतलब क्या हुआ, किसी भी कहानी के, किसी भी चीज़ को कहानी के फॉर्म में समझा देना। जनरली एथिक्स वगैरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पंचतंत्र की कहानी में हमें मोरल टीचिंग मिलती है कि हाँ, जैसे किसी राजा की कहानी है तो उसने ऐसा किया तो लोगों की जान बच गई या लोगों के लिए भला किया। तो उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक मोरालिटी डेवलप होती है कि हाँ, लोगों का भला करना अच्छी बात होती है, इस तरीके के। तो इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ किया जाता था। अब मेरिट्स की बात करते हैं तो देखिए, किसी भी एजुकेशन सिस्टम कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, सब में कुछ मेरिट्स होती हैं, सब में कुछ डीमेरिट्स होती हैं। तो सेम उसमें भी क्या है कि कुछ मेरिट्स थी और कुछ डीमेरिट्स थी। तो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं मेरिट्स के, कि वहाँ के देखिए उस समय की एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी। एक्सटेंसिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एक्सटेंसिव एम्स ऑफ एजुकेशन, एक्सटेंसिव करिकुलम ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ गुड टीचिंग मेथड, डिसिप्लिन लाइफ ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, cordial relationship between teacher and student, suitable environment of गुरुकुल एंड रिचुअल लाइफ पार्टनर। तो ये सब उसकी कुछ मेरिट्स थी। और अगर डीमेरिट्स की हम बात करें तो डीमेरिट्स भी उसकी कुछ ये है कि एजुकेशन जो थी वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इससे क्या होता था, एजुकेशन इंक्लूसिव नहीं हो पाई है, और इनकम का उनका कोई फिक्स सोर्स नहीं था, साइकोलॉजिकली स्ट्रक्चर नहीं था एजुकेशन का कोई भी, अनऑर्गेनाइज करिकुलम था, एम्फेसिस ऑन रोल सॉरी लिखा है इसमें, यहाँ पे रोट लर्निंग होगा, तो रोट लर्निंग का एम्फेसिस ज़्यादा होता था। रोट लर्निंग मतलब रटने पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, क्योंकि देखिए जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा कि उस समय का जो मेथड था उसमें श्रवण मेथड था, मतलब टीचर कुछ बोलता था और बच्चे उसे दोहराते थे। तो ये जो है एक तरीके का रोट लर्निंग हो गया, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। रिगरस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन काफ़ी रिगरस था, मास एजुकेशन की कमी थी, और वुमेन एजुकेशन का प्रॉपर कोई अरेंजमेंट नहीं था उस समय, और एक्सक्लूसिव एम्फेसिस ऑन रिलीजन एंड मोरल एजुकेशन, मतलब कि रिलीजन और मोरल एजुकेशन पे कुछ ज़्यादा ही वो लोग एम्फेसिस करते थे, ज़्यादा फोकस करते थे। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट में था। इस वीडियो को आप देखने के बाद अगर अपने नोट्स पढ़ेंगे या किसी भी बुक से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो होपफुली वो आपको बेटर समझ में आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा अगर कुछ कमियाँ इसमें रह गई हैं तो। हालांकि कमियाँ ज़रूर होंगी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कमियाँ रह गई हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और अच्छे से आपको किसी चीज़ को समझा पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।